तो वही जो आपने बचपन में खेला था वही तो पढ़ रहे हो। एक मैग्नेट है, दूसरी मैग्नेट है, तो आप बोलते हैं सर 5 ला रहा हूँ तो ये दूर जा रही है, तो वो ऐसा कोई सी मोशन होता है तो उसका कॉज फोर्स होता है। इस वक्त एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं पेपर से कब लगाते हैं, जब सेम टाइप के पोल्स आमने सामने होंगे, नजदीक होंगे, नॉर्थ नॉर्थ सामने होगा, अरे समझे। और अट्रैक्ट कब कर रहे थे, जब अपने पोल्स साथ में होते हैं। तो आज हम बात करेंगे, तो अपन ने पढ़ लिया था मूविंग चार्ज की वजह से किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका फॉर्मूला क्या आता है भाई। आप जब फॉर्मूला पढ़ते हो ना तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए, है ना। उस फॉर्मूले में आपने कौन सी चीज कहां से मिलती थी, क्या मिलता उसका, ठीक है। जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर थी, इसका ये चार्ज क्यों था बेटा, और इस पॉइंट P पे थी, तो ये आपने आर वेक्टर ये डिफाइन किया था। तो आप आर वेक्टर का आईडिया है कि हेड कहां पर होगा, टेल कहां पर होगा, तो मुझे आर वेक्टर लिखना आना चाहिए। और वो हमें पता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस हेड में से टेल की पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। और ये अगर आपका थीटा है तो मैग्नीट्यूड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, ओनली दिस पॉइंट चार्ज, मैग्नीट्यूड बाय राइटिंग v नॉट अपॉन 4 पाई q इनटू v sin थीटा अपॉन इस वेक्टर की दूरी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर फॉर्म में आई थी q नॉट अपॉन 4 पाई q v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर का होल क्यूब। और अपन ने देखा था कि इसको डालना है विद साइन, किसके साथ डालना है, विद साइन डालना है। जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं, और मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। हाँ सर जी 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 नहीं क्लास है सर, ठीक है बैच में एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है ये गाइड से सारे दिन जी। हाँ ये हम मिल लेंगे पूरी करने। आज हम पढ़ेंगे बेटा, देखिए हेडिंग आ गई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अच्छा, आप अगर सच में फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो जब कोई फॉर्मूला आता है ना उसमें हर टर्म का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और वो हर टर्म आपको खुद से लिखने आनी चाहिए, तो अपने आप क्वेश्चंस बनेंगे। डेरिवेशन तो हम करेंगे हर चीज का, ये तो फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। देखिएगा स्मॉल करंट कैरिंग वायर, ध्यान सुनिएगा, लाइट ये सभी लोग बोर्ड पर, लाइट बेटा इसमें करंट कितनी जा रही है, आई, ठीक है। अब हुआ क्या हमने ध्यान सुनिएगा, हमने करंट को स्केलर बोल दिया था, क्योंकि चीजें हमने डिफाइन की। जैसे अगर किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए या उसका आउटकम हम बता सके या उसका इफेक्ट क्या आएगा वो बता सके, उसमें अगर से मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत थी तो मैंने इसलिए बोल दिया उसको स्केलर है, क्योंकि उस टाइम हमारे लिए लाइट का चलना इंपॉर्टेंट था, पंखा का चलना इंपॉर्टेंट था, करंट कहां से घूमकर पहुंची उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। धीरे धीरे चीजें डेवलप होती जाती हैं, जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे चीजें हम डिफाइन करते जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था कि एरिया जब बेंड करने की जरूरत थी तो एरिया हमारे लिए स्केलर था, जब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला, तो उस सरफेस की जो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है उसकी दिशा की जरूरत पड़ी, तो हमने बोला एरिया आज से हमारा वेक्टर है, तो वो दल बदलू है, कभी स्केलर की तरह यूज करते कभी वेक्टर। तो यहाँ पर हुआ क्या कि करंट तो हमने स्केलर बोल दिया था, और यहाँ दिशा इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने यहाँ पे कौन सा वेक्टर डिफाइन किया, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी परपेंडिकुलर सरफेस होता है, क्रॉस सेक्शन सरफेस होता है, और दिशा किसके अनुरूप होती है, वीडी वेक्टर के, और उसी दिशा में कौन करंट दौड़ रहा होता है, अरे वो तो ना यार। तो मैंने करंट, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लेंथ वेक्टर डिफाइन किया, मैंने एक लेंथ वेक्टर डिफाइन किया इधर, लेंथ वेक्टर कितना बेटा, dl वेक्टर। dl वेक्टर क्या है, करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस एक तो उसकी लंबाई और वेक्टर तो उसी दिशा में आपने एक dl वेक्टर, इस वायर की लंबाई कितनी है, dl, और उसी दिशा में मैंने क्या ले लिया, dl वेक्टर, क्योंकि मुझे अब करंट की इंपॉर्टेंस की जरूरत पड़ रही थी, तो अब करंट को स्केलर बोलकर आ गए थे। अब वापस से वेक्टर कुछ करते तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता समाज में कि कब हम स्केलर बोलेंगे
वेक्टर होता है, क्योंकि चीजें हमने समझने और समझाने के लिए डिफाइन की है, ना कि कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अरे समझ में आई मेरी बात? तो मैंने बोला कि हम क्या करेंगे, करंट कैरिंग वायर के अलोंग ही एक डीएल वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। तो इसमें वायर की लंबाई कितनी बेटा, डीएल करंट कितना जा रही है, आई कितना जा रही है ऊपर, तो उसी दिशा में डीएल। क्यों आपको समझ में आना चाहिए, जब आपका एक्सपेरिमेंटली ये पता लग गया कि मूविंग चार्ज स्पेस में क्या बनाता है, नेगेटिव भी बनाता है, तो इसको हमें विचार आया कि करंट कैरिंग वायर में भी तो चार्जेस ही तो दौड़ रहे हैं, करंट कैरिंग वायर में कौन दौड़ रहा है, चार्जेस। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है बेटा, कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अरे बोलो ना यार, इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसमें करंट कैरिंग वायर किसी रेस्ट वाले चार्ज में कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये स्पेस में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अरे कोई गेस्ट आएगा, उसको फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, वो तो बता पाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगेगा कि नहीं, किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी होगी, कोशिश कर रखी होगी, तभी तो फोर्स लगेगा यार। तो ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज बनाता था या चार्जेस के सिस्टम बनाता था, तो ये कोई भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसकी वजह से नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अरे बात समझ में आ गई है? अरे बोलो यार, लेकिन इसमें चार्जेस दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते हुए चार्जेस की वजह से आपकी क्या आती थी, तो इसकी वजह से भी आनी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, तो मैंने एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया आर वेक्टर। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, करंट कैरिंग वायर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना। तो हमने एक आर वेक्टर डिफाइन किया, तो आर वेक्टर का हेड कहां पर आया, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं, टेल कहां पर आया, जहां पर खुद वायर है, और डीएल वेक्टर कर लिया करंट की दिशा में। बहुत छोटा सा वायर है, दिखाने के लिए आपको बड़ा दिखाया है, डीएल कितना छोटा है किसी को पता नहीं होगा कितना छोटा है। ये समझ में आई मेरी बात? इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट है वो, ठीक है। लेट ए एंगल आपको पता है 2 वेक्टर, तो ये एंगल आपका आ गया बेटा, यहां से मैं ले रहा हूं, लेट कितना है थीटा, तो आप समझ गए भाई थीटा के इसके बीच का एंगल है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन की ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, वो आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई इनटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल। ये आपको याद रखना चाहिए। ये स्मॉल करंट कैरिंग वायर के लिए ऐसा बहुत लंबा चौड़ा वायर होगा, सभी की वजह से लिखेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से लिखेंगे, क्योंकि आपको तो छोटे टुकड़े की लिखनी आती है और पूरे वायर की चाहिए होगी, तो उनकी सभी की एक जगह लिखकर क्या कर देंगे, वेक्टर समझकर। क्या वेक्टर को जोड़ना आता है आपको? आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब तक पता नहीं होगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे किसी को। वेक्टर्स जोड़ने आते हैं। वेक्टर रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप निकाल रहे हो, वो मिलकर जो आउटपुट लेकर आते हैं, उनकी जगह अगर एक वेक्टर लगा दो और सेम रिजल्ट मुझे मिले, तो मैं बोलूंगा उन सभी वेक्टर्स का ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वर्ड समझे, ये सारे वेक्टर मिलकर जो इफेक्ट पैदा करते, उनकी जगह लगाकर मैं एक लगा दूं, उसका भी एक मैग्नीट्यूड होगा, एक दिशा होगी, लेकिन सेम इफेक्ट मिलना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये सारे वेक्टर्स का ये क्या है, रिजल्टेंट। अरे समझ में आई कहानी? जस्ट 11th नंबर रिवाइज करने की कोशिश करता हूं। क्लियर है आपका बेटा? सिर्फ मैग्नीट्यूड की अब डायरेक्शन किससे दोगे? आपने बचपन में पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, बचपन में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, तो राइट हैंड आपका चलना चाहिए। मैं अभी कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, समझिएगा। डीबी वेक्टर की दिशा किधर होगी, डीएल क्रॉस आर के पैरेलल होगी। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां करते थे, दूसरी तरफ कल करने पर थंब इधर जाता था। अब कल प्रॉपर्ली ऐसे ही करना है, हाथ ऊपर नहीं करना है, सिंपल इतना पहुंचा, इसलिए जो नहीं यहाँ ये हाथ इधर का नहीं हिलना चाहिए। तो आप उसी तरीके से रखेंगे कि उंगलियां एक वेक्टर की तरफ करो और दूसरी तरफ कल कर घुमा पाओ, तो थंब हमें किसी डायरेक्शन दे देगा, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दे देगा। अरे बोलो ना यार। तो लेकिन ये डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हम कैसे देखेंगे, करंट की दिशा इस तरीके से, राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, खुला रखेंगे, ठीक है, करंट की दिशा में मूव करेंगे इस तरीके से कि अपनी फिंगर्स को उस पॉइंट पर कर सके जहां मैग्नेटिक फील्ड लिखी है। तो पाम के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। देखो करंट की दिशा में थंब किया, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो वहां फिंगर्स की पाम के परपेंडिकुलर दिशा किधर जा रही है, अंदर। अरे बोलो यार। तो इसका मतलब इसी को अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता, क्योंकि वेक्टर में क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है और दिशा क्या आती है, तो ये वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड भी देगा और दिशा भी देगा।
बट मैं मैग्नीट्यूड से लिखना चाहता हूँ, दिशा कैसे दूंगा? राइट हैंड थंब से। अरे बोलो ना यार, यहाँ क्या आएगा बेटा? साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? थीटा में रियल वेक्टर है आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन बेटा कैसे देंगे आप? राइट हैंड थंब रूल से। कैसे यूज करना है आपने समझा? क्या करना है? मैं हाथ बनाने की कोशिश करता हूँ इस फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये थंब है, ये फिंगर्स है, दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, ये बड़ी वाली फिंगर है, तो इधर रखा आपने, अरे समझ में तो आए, इधर रखा आपने करंट की दिशा में थंब रखा, ठीक है? और इधर जिस पॉइंट पर पॉइंट पी की साइड फिंगर्स एक्सटेंड की, तो पाम के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड इधर आई अंदर, तो अंदर वाली दिशा, क्योंकि अब जो इस प्लेन में लाइनें होंगी वही तो ड्रॉ कर पाओगे, प्लेन के परपेंडिकुलर थोड़ी ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है? तो जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड होगा, तुम्हारी तरफ दिशा होगी, उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? डॉट से। और जो प्लेन ऑफ बॉडी के परपेंडिकुलर होगी और इनवर्ड होगी उसे किससे करेंगे? क्रॉस से। लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए आपको। अरे बोलो ना यार, क्योंकि आपकी भी फिजिक्स इसलिए टफ होगी कि आपको हर चीज पता नहीं है। आपको ये पता होता है कि फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, डिफाइन क्यों की है, प्लेन से वाली बात है, रेट क्या होता है, तो आपको दिक्कत ही नहीं आती। वेक्टर का मतलब क्या है, रिजेक्टेड क्या है, तो सपना आया था उनको भाई इसका प्लस 20 का क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ रहा। अरे समझ में आई मेरी बात? अरे बोलो, तो इस पर्टिकुलर के साथ दिशा क्या होगी समझ में आ गई? कॉपी कीजिए जल्दी से। अब ऐसे देखो ना, ये ऐसे दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, ठीक है? तो टेल से टेल बना लेते थे, पहले की तरफ फिंगर्स करते थे, दूसरी तरफ घुमा पाते थे, तुम किधर जा रहे हैं? अंदर। तो डीए क्रॉस आर से थंब किधर गया? अंदर। इससे भी थंब किधर गया? अंदर। सेम दिशा तो दे रहा है। चाहता है डीए क्रॉस आर करो, कैसे करेंगे? ध्यान सुनिए, मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट। पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां करनी है, दूसरी की तरफ उंगलियां फोल्ड करनी है, तो थंब जिधर जाएगा उधर ही उस क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा आएगी। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक नया वेक्टर मिलता है, और जब वेक्टर मिलता है तो आपके माइंड में आना चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कितना और किधर, कितना और किधर वाला स्टेटमेंट आना चाहिए, ठीक है? आइडियल आ रहा है, डीसी को डिफरेंशिएट कर दो, बन गया। चलो dv dv by dt is equal to dq by dt, v तो कांस्टेंट है, रेट वाला इसमें इलेक्ट्रोफिल भैया बचा है, तो dq by dt i हो जाएगा, और जो d जो आपका है dt बचा वो v dt जाकर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जो चले dt टाइम में, तो वो लेंथ ऑफ द वायर ही होगी, राइट होगी। मैं बताने वाला था बट ठीक है रहेगा, ठीक है बिना उसके समझ गए ना? और ये कैसे आएगा? तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑब्वियसली, सब एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। हम मैक्सिमम चीजें ऑब्जर्वेशन वाली ही तो पढ़ रहे हैं, हमने देखा, और इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी भी, बल्कि ऑब्जर्वेशन है कि हमने ऐसा देखा, ऐसे ऐसे करके देखा, तो लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, फिर हमने देखा हर जगह वो चीज सेट हो जा रही है, तो मेरी दुनिया उससे चल जा रही है, काम हो जा रहा है, खत्म कहानी। पता नहीं फोर्स होता है भी कि नहीं होता है, इस बात का प्रूफ थोड़ी है मेरे पास। कोई बोलो 10 के बाद 11 क्यों आया, प्रूफ थोड़ी है उस बात का। किस बात, इस बात की गारंटी क्या है कि 11 ही आना था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B होता है, किसने बोला? भगवान जी ने बोला था क्या L into B होता है? हमने डिफाइन की चीजें अपनी लाइफ को आसान करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं अपन? हाँ, हो गया क्या? सभी बच्चों को इन्फॉर्म नहीं किया गया है, और कुछ बच्चे तो हैं पढ़ने वाले हैं, वो भी नहीं है। क्लास नहीं आज की फोटो है, टाइमिंग नहीं बताई थी, तो फिर बिना टाइमिंग बताए कैसे आ गए? सर बोलो बोलो आगे सर, वो डायरेक्शन का क्या लिखा है? डायरेक्शन बताओ। नहीं, डायरेक्शन का क्या है? राइट हैंड थंब रूल से देंगे,
और राइट हैंड थंब रूल यूज कैसे करते हैं? दो तरीके। इधर देखो, पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां करो, इस तरीके से उंगलियां करो कि दूसरी की तरफ मोड़ सको। तो डीएल वेक्टर की तरफ पहले वेक्टर डीएल, दूसरा कौन सा है? आर है। तो डीएल की तरफ उंगलियां की, आर की तरफ। अब अरे बोलो यार, डीएल की तरफ उंगलियां ऐसे नहीं कर सकते थे। सभी लोग बोर्ड पे देखो, पूरा गेम यहीं से शुरुआत होगी, राइट हैंड से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं तो मैं डीएल की तरफ सर मैं ऐसे भी उंगलियां कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, लेकिन क्या ऐसे घुमा सकते हो? क्या तोड़नी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन होगा जिंदगी का। अरे समझे क्या? पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां करो, लेकिन उंगलियां इस तरीके से करनी है कि दूसरी तरफ मोड़ पाओ। और इसको लो, हाथ नहीं मोड़ना है ना, उंगलियां तोड़नी, बस 180 मोड़ सको। ये इधर की, इधर कौन सी? तो कितनी मोड़ दी आपने? 180 और इजीली। तो कैसा इसको समझा? इधर रखनी है उंगलियां, इधर मोड़ना है, आर वेक्टर इधर ऐसे कर सकता। तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर की दिशा किधर आई? इनवर्ट। या तो आप ऐसे देखिए, या फिर मैंने बताया कि करंट की दिशा में थंब कीजिए, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक निकालनी है उधर फिंगर्स कीजिए, इस पहले स्ट्रेच कीजिए, ओपन कीजिए, करंट की दिशा में थंब कीजिए। अरे बोलो यार, और इधर मैग्नेटिक निकालिए, वहां पर फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए, देन पाम के परपेंडिकुलर किसकी दिशा आएगी? मैग्नेटिक। आपने देखा डीएल क्रॉस से किधर आ रही थी? डीएल क्रॉस से अंदर आ रही थी, क्या ऐसे भी अंदर ही आ रही? तो मैंने कहा इसको हाथ साफ तोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो दिशा से मतलब है कि रूल थोड़ी है ये रूल वो। अरे क्या है रूल? पढ़ते ना बचपन में, पहली रूल्स क्या था? लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। अरे तो ये रूल थे, बेवकूफ बना रहे थे, क्रॉस को रखा तो रूल बना दिया। अरे समझे क्या? बढ़ जाओ आगे, ठीक है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट length of current carrying wire। जो अभी बच्चे आए हैं वो एक बार मैं बता देता हूँ, सभी लोग इधर सुनो एक बार। ये करंट कैरिंग वायर में भी चार्जेस दौड़ रहे थे, और हमने पढ़ा था कि मूविंग चार्ज की वजह से स्पेस में क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो सपना आया कि करंट कैरिंग वायर में भी इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं, चार्जेस दौड़ रहे हैं, तो क्या इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है? तो स्मॉल करंट कैरिंग वायर की वजह से P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो आई V0/4 pi I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r। क्वेश्चन का dl वेक्टर क्या है? लेंथ ऑफ द dl का वेक्टर क्या होगा? लेंथ ऑफ द वायर, और उसकी दिशा किधर होगी? अलोंग द करंट या इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अरे बोल रहे यार, r वेक्टर का हाइट कहां पर होगा? जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं, टेल कहां पर होगा? क्योंकि आपने जब डिफाइन किया था तो जैसे किया था, तो इसे याद रखना है। आप क्वेश्चन करने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि आपको ना ये पता होता है, ना ये पता होता है, ना इसलिए पता होता है। आप वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और मैग्नीट्यूड अलग से निकालेंगे और दिशा अलग से निकालेंगे तो ये वाला यूज करेंगे। क्या क्लियर है सभी को? उसी काम की बात बताई कि जो करंट कैरिंग वायर होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। इसका मतलब अगर करंट कैरिंग वायर के सामने एक रेस्ट वाला चार्ज पार्टिकल लेकर आ जाओ तो उसका कोई भी फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के द्वारा ही बनती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा मूविंग चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अरे बोलो ना यार। लेकिन अगर इसी करंट कैरिंग वायर के सामने एक मूविंग चार्ज होता तो क्या ये होस्ट हो गया, और वो क्या हो गया? गैस। तो इसके द्वारा वहां पर क्या बनती? मैग्नेटिक फील्ड बनती। वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता? Q ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। V किसकी वजह से लिख रहा है? होस्ट की वजह से। Q किसका लिख रहा है? गैस की वजह से। आप होस्ट और गैस जिस दिन पहचानने से समझ जाएंगे ना, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। समझ गए क्या यार? आगे देखिए बेटा, मैंने क्या आइडेंटिटी डाली है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। फाइनाइट लंबाई। सभी लोग पहले डेरिवेशन करेंगे प्रॉपर, क्योंकि हमें बोर्ड में भी जरूरत पड़ सकती है। सभी लोग बोर्ड पर, कोई भी कॉपी नहीं करेगा। इसमें करंट जा रही थी AB वायर का। लेट मुझे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लेनी थी, तो पहला मैं काम करूंगा कि इस पॉइंट P से इस वायर पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। लेट ये दूरी अभी स्मॉल r है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समस्या आई, पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरा करो। आपको किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आती है? स्मॉल लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर, उसकी लिखनी सिखाई अभी तक।
तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा इस पूरे वायर को छोटे छोटे डीएल से मिलकर मैं ना मान सकता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब तक सामने नहीं आएगा तब तक आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश नहीं करोगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया आपको? सुनते रहिएगा। अगर आप मेरी बातें 12th में सीरियस सुनेंगे, 11th के बहुत सारे पाप भूल जाएंगे 12th की मैथ सीखते सीखते। इसलिए बोलता हूँ एकदम कान और दिमाग खुला रखा करो अगर सीखना चाहते हो। तो मैंने क्या किया बेटा, मैं यहाँ से कुछ दूरी पर गया, y दूरी पर, और मैंने इतना सा वायर कंसीडर किया। लेट इसकी लंबाई कितनी है बेटा, dy। तो क्या dy वेक्टर हो गया एक तरीके से, क्योंकि अगर मैं करंट कैरिंग वायर की dy वेक्टर लेते थे। क्या अब मुझे इतने से वायर की वजह से क्या इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आती है? तो आपके पास ठीक सर आती है। चलो इसे r0 बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम सकल मैच करा सकें। तो आपके मास्टर ने अभी सिखाया था कि dl वेक्टर पता करो, फिर उसकी वजह से जहां निकालिए वहां का r वेक्टर डिफाइन करो। तो क्या आपके लिए आप समझ पा रहे हैं r वेक्टर होगा? अलग फोटो बना देता हूं। ये dl है आपका, जिसका नाम आपने dy बोल दिया, ये पॉइंट है। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, r वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, मैग्नीट्यूड अलग से लिख दो, दिशा अलग से। तो dl इधर आ रहा है, dl क्रॉस r किधर गया, अंदर। क्या इसकी वजह से इस पॉइंट की मैग्नीट्यूड अंदर आती? अरे आती कि नहीं आती? हाथ चलाना पड़ेगा। पहले वेक्टर की तरफ उंगलियां, दूसरी तरफ किस तरीके से उंगलियां करनी है कि दूसरी तरफ मोड़ पाओ। तो थंब हमें क्या दे देगा, उस क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा दे देगा। वो क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा किसकी दिशा डिसाइड कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा डिसाइड कर रही है। अरे देखिए तो इक्वल है ना। बच्चों की तरह बताना पड़ रहा है तुमको, ये सब बातें मुझे करने की जरूरत नहीं है। आधा सिलेबस तो मेरा इसके पीछे चल रहा है। मैं अगर सिलेबस कराने के पीछे भागूं ना, मेरे पास बहुत पढ़ने हैं कराने के लिए। अब आप लोग मैं मदद करोगे, dv का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, v0 अपॉन 4 पाई, करंट तो आई है उसमें, इनटू उसकी लंबाई इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन dy वेक्टर एंड r वेक्टर। सर मैंने चलो इस एंगल को थीटा बोल दिया, तो क्या ये अच्छा दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं? एक वेक्टर की तरफ चलो, एक वेक्टर की तरफ चलो, और एक वेक्टर के चलने के बाद दूसरे की तरफ मुड़ने के लिए जितना एंगल घूमना पड़ेगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अरे आप सुनते रहिएगा, ये सारे डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। तो मैंने कहा पहली वेक्टर इधर, ये एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में रखेंगे, फिर घूमकर तो दो साइड से भी जा सकते हैं। अरे बोलो ना यार। तो dl की तरफ चले, dl की तरफ चले, किधर की तरफ घूमना है, r की तरफ, क्योंकि इसी के बीच में। तो क्या इधर घूमकर मिल जाएगा? अरे dl की तरफ चले, r की तरफ कितना एंगल घूमना पड़ता, तो कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। तो ये क्या होता है, पूरा लिखो आप, पाई माइनस थीटा। बाकी बताइए अपन में क्या बेटा, r स्क्वायर। दिशा क्या साइड से शिफ्ट हुआ, दिशा किधर आई, इनवर्ड आई। लेकिन मुझे तो इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी थी, मुझे तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है साहब, आप करो इस वाले की वजह से भी लिखो, इसकी वजह से, यहां से जितने dy क्या सबकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आ रही थी। पहले आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि पहले मुझे वायर की वजह से नहीं आती छोटे से, तो मैंने लिख दी। मैंने कहा मुझे तो पूरे वायर की लिखनी, तो मैंने कहा ऐसे सभी dy वाले जो वायर हैं उनकी लिखो और उनका क्या करो, वेक्टर्स। अरे वेक्टर ही तो है ना यार, तो वेक्टर सभी तो रिजल्टेंट निकालोगे। लेकिन हमें पता है वेक्टर जब जुड़ते हैं तो नंबर की तरह तो जुड़ते नहीं कि 2 + 3 = 5 हो गया। क्या वेक्टर्स को जोड़ने के लिए उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड पता होने चाहिए और उनके बीच का एंगल, तब आप आंसर कर पाते हो कि दो वेक्टर जुड़ने पर कितना और किधर होगा। कितना का आंसर होता है मैग्नीट्यूड, जैसे बोलते हैं √a² + b² + 2ab cos थीटा। किधर का मतलब होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर किधर आया, तो a वेक्टर से आपने अल्फा इक्वल माना था, तो tan of alpha = b sin theta upon a + b cos थीटा। लेकिन अगर सारे वेक्टर सेम दिशा में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगी, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम होता है। जैसे 2 न्यूटन की दर है, 4 की दर है, 5 की दर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 2 + 4 + 5, और दिशा किधर आई, उधर ही आई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका मीनिंग हुआ कि अगर मैं 2 न्यूटन, 4 न्यूटन और 5 न्यूटन इस पर तीनों एक साथ लगाता, उससे जो इफेक्ट पैदा करते, क्या मैं इनकी जगह 2, 3 और 5 अकेला 8 लगा दूं, क्या वही इसका रिजल्टेंट कहलाएगा और सेम रिजल्ट पैदा करेगा, वही वाली बात है। अब देखिएगा, आप अगर मान लो अगला डी वायर ऐसे लेते तो उसकी दिशा में बेटा किधर आती, क्या सभी dl की लंबाई की वजह से सभी दिशा से मारी,
इसका मतलब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने के लिए एलिजिबल हूं, तो मैंने साम लगा दिया। मेरा टारगेट क्या है कि पूरा वायर कवर होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को ऐड करना। तो वो छोटी चीजें आपको कहां से कहां तक ऐड करनी है, यहां से लेकर यहां तक। ये सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है और उनको क्या करनी है, ऐड करनी। सभी लोग बोर्ड पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट था, आई भी कांस्टेंट था, बाहर आ गया। आर लेकिन वेरिएबल आपको देखना चाहिए, ये वाला डीएल होगा तो ये आर होगा, ये डीएल होगा तो ये आर होगा। क्या थीटा भी वेरिएबल है, आपको पहचानना पड़ेगा। हमें समझ से ये इंटीग्रेशन आपको पहले से अच्छे से सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि इंटीग्रेशन हम कर क्यों रहे हैं। तो आज यहाँ इतनी मुझे लाइन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी ड्रॉपर को भी यही बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, अभी वेक्टर खत्म किया है, लेकिन उनका कुछ ना नखरे कर रहे होते हैं कि तो आ रहा है बेसिक चल रहा है, औकात दिखा दूंगा मैं जिस दिन आऊंगा उस पर। फिर मैं कोशिश करने स्टार्ट की एरोडो वगैरह कैसे दे, फिर बेसिक मैथ्स करता है मैं फॉर्मूला में बता दे रहा हूँ, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुझे सोचना सिखा दिया। लेकिन हमें क्यों दिक्कत आ रही है वो तुझे पता है, और कहाँ लिख सकते हैं और कैसे लिखना है वो मैं सिखा चुका हूँ। तक कुछ अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं फिजिक्स। अरे हमारे लिए नई स्टेटमेंट क्यों पढ़ रही है यार, क्योंकि मुझे यहाँ की फील्ड नहीं है, मैथ्स की फील्ड नहीं है, फिजिक्स में दिक्कत नहीं है, मैथ्स में दिक्कत है। या फिर मैथ्स आप यूज नहीं करना चाहते हो, आज मैंने कहा तुमको मैथ्स आती है मुझे पता है, लेकिन कब कौन सी मैथ क्लिक करके यूज करनी है वो सीखना है। समझ में आई यहाँ तक बात। अब देखिए बेटा 1/r² dy sin phi minus थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा रहेगा। अब आपका y भी वेरिएबल, r भी वेरिएबल, थीटा भी वेरिएबल। इतना ऐसा इंटीग्रेशन तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो हम ज्योमेट्री से कुछ गेन करेंगे। क्या आपको दिख रहा है बेटा इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू क्या y अपॉन r0 लिखा जा सकता है। r0 तो फिक्स हुई है, अरे बोलो ना यार, तो y इक्वल टू r0 tan थीटा, r0 tan थीटा। अगर आपको देख रहा हो कि इसी ट्रायंगल में मैं r को लिखना चाहूं और r0 को यूज करना चाहूं, तो आप क्या यूज करना चाहेंगे, cos थीटा। क्या लिखते बेटा r0 बाई r, अरे बोलो यार, ठीक है। तो बेटा r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, r0 sec थीटा अपन में आता 1 cos थीटा sec थीटा, अरे बोलो। अब मैं r को भी रिप्लेस कर सकता हूं sec में, सही है ना यार। इसको dy को हटाना है तो इसको रिलेशन मिल गया। अरे मैं सारा घर टारगेट में थीटा में ले जाऊं, अरे सॉरी मैं पहले यहाँ से ठीक बता दिया आपको, ये वाले ऑब्जर्वेशन तो तुम बता सकते हो भाई, गलती हुआ मैं तो बता दिया r0 अपॉन y। अब ठीक है क्या, तो y इक्वल क्या आ गया r0 बाई tan थीटा, कोई दिक्कत है, सही है, ठीक है। देखते हैं और ये देखना फिर cos थीटा इसमें क्या लिखते हैं r0, नहीं ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पर sin थीटा लिखूं फिर जो मुझे चाहिए उसके साथ में डिसाइड करूंगा क्या चाहिए sin थीटा। मैंने बताया आपको मुझे क्या चाहिए r0 बाई r, तो r इसमें क्या हो गया r0 cos थीटा, सही है ना। r इधर जाएगा 1 cos थीटा cos थीटा, ये क्या हो गया आपका r0 cot थीटा। मैं r को तो रिप्लेस कर दूंगा, इसको भी रिप्लेस करना है, y को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा। dy इज इक्वल टू r0 तो कांस्टेंट है, cot थीटा का बेटा क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर थीटा, सही जा रहा है क्या अपन। अभी थीटा का भी करना है, ये तो cos का हुआ cot का हुआ, तो उसका क्या होगा d थीटा। क्या dy की जगह ये कचरा डाल दूंगा और r की जगह ये कचरा डाल दूंगा, ठीक है चलो डालते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, बताइएगा dy कितना है बेटा अपना माइनस r0 cosec स्क्वायर थीटा d थीटा sin थीटा चली गया साथ में, अरे बोल रहा है। और ये आपका आया r0 का स्क्वायर और cosec स्क्वायर थीटा है। कोई समस्या है क्या, कुछ गड़बड़ हो तो बताना। एक r0 से बेटा एक पावर उड़ गई, cosec स्क्वायर थीटा से cosec स्क्वायर थीटा बढ़ गया, ऊपर क्या बचा माइनस sin थीटा d थीटा, ठीक है लिखिएगा। तो म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई इनटू r0, अंदर बचा माइनस का sin थीटा d थीटा, माइनस का sin थीटा d थीटा। अरे सही है ना यार, देख लेना यार कुछ गड़बड़ हो गई हो तो देखो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। अभी तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई अपन से, सब सही लिखा है, चलो ठीक है।
अब आपका इंटीग्रेट इन छोटी छोटी चीजों को इंटीग्रेट कर रहे थे, तो इंटीग्रेट छोटी चीजों को इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेट में छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। तो आपको पता है किन चीजों के लिए जोड़ रहे हो, मैंने नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है, तो आपको लिमिट रखना खुद से आना चाहिए, ठीक है। तो आपने बोला कि सर ध्यान सुनिएगा सर, आपका जो मैं चाहूँ तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपने थीटा कहाँ से मेजर किया था? यहाँ से, थीटा यहाँ से मेजर किया था, अरे बोलो ना यार। अगर ये वाला एलिमेंट में यहाँ ले आता, ये वाला एलिमेंट में यहाँ ले आता, तो थीटा कितना हो जाता? 0। कितना हो जाता? ठीक है, एक काम करते हैं जिससे मैं तुम्हें फॉर्मूला उस फॉर्मेट में रटवा सकूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। क्या बेटा मैं इसको अल्फा बोल दूं? ये 90 तो है ही, अरे बोलो ना यार। तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूं, अरे बोलो ना यार। थीटा क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस, देखिएगा थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? थोड़ा चेंजेस कर रहा हूं, 90 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं आता है? अरे कोई दिक्कत? अरे एक वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, जैसे y को चेंज किया। अरे यार, तो d थीटा 90 का 0 और ये माइनस कर दिया, डाल दो एक बार। मैं बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा किया, परेशान होने की जरूरत नहीं। 4 पाई r0 एंड sin 90 माइनस अल्फा, और एक माइनस यहाँ पर d थीटा के लिए माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, डाल दो। ये क्या हो जाएगा? cos अल्फा d अल्फा। अब ठीक है, अल्फा आपने कहां से मेजर किया? ध्यान से सुनिएगा। अब आपको सोचने में लिमिट रहने में मजा आएगा। ये आपका पी पॉइंट था, ये लाइन थी परपेंडिकुलर वाली, अरे बोलो, और आपने किसकी वजह से लिखा था? सही है क्या? ये पॉइंट और इस वायर को जोड़ने वाला एंगल आपने अल्फा लिया था। अब आपका टारगेट है कि छोटे-छोटे डीबी को जोड़ना, नहीं किनकी वजह से? किनकी वजह से? अरे बोलो ना यार। तो आप चाहते हो कि पूरा वायर कवर होना चाहिए, तो मैंने कहा यहाँ तक जाना है और यहाँ से शुरुआत करनी। तो मैंने कहा यहाँ पर जब पहुँचते, यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर होगा, अल्फा कितना होगा? 0। ये भी मेजर करूँगा। तो मैंने कहा मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है? मैंने कहा किस एंड से किस एंड तक जाना है? तो पॉइंट और एंड को जोड़ने वाली लाइन एक ये मिलती, तो ये एंगल कितना आता है? राइट, अल्फा तो ले लिया है, थीटा 1। कैसे मैं माइनस थीटा 1 बोलता हूँ? क्योंकि मैं ऊपर को पॉजिटिव बोल रहा हूँ, तो इसको क्या बोलूँगा? नेगेटिव। बचपन की बात है और वहां तक जाना है, तो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा 2। तो मैं बोलता कि मुझे ये पूरे वायर कवर करना है और मैंने अल्फा यहाँ से मेजर किया है, तो एलिमेंट जो लेते हो ना उसको वहीं पर लेकर आया आपको वापस से। तो आपको समझ गया यहाँ पर आपका कितना हो गया? 0। तो अभी तो दो टुकड़े थे ना, ऐसे 2 स्टेप्स की, उनको ओपन करो टारगेट को पूरा करने के लिए। टारगेट पूरा करना था वायर कवर करना, तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा तो मुझे जल्दी जाना, और तो यहाँ पर मैं बोलता माइनस थीटा 1 से 0 और 0 से लेकर थीटा 2। लेकिन लिमिट चेंजिंग प्रॉपर्टी पता है आपको, तो मैंने बोल दिया कि माइनस थीटा 1 से लेकर प्लस थीटा 2। लिमिट क्या हो जाएगी आपकी? माइनस थीटा 1 से लेकर प्लस थीटा 2। ध्यान से सुनिएगा। तो v0 अपॉन 4 पाई इनटू r0 cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा, लिमिट डालोगे sin ऑफ थीटा 2 माइनस, अरे बोलो यार, sin ऑफ माइनस थीटा 1, ठीक है ना यार। तो v0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r0 क्या आ गया? sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। और दिशा किधर आ रही थी? सभी की वजह से किधर आ रही थी? अंदर। देखा था आपने। तो इसकी भी दिशा आप कैसे देंगे? फाइनल लेंथ का कोई करंट का वायर होगा तो करंट की दिशा में थंब करेंगे, जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां पर भूमिया स्ट्रेच करेंगे, तो आपके पास क्या दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट के वायर। अरे चमका। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले ये फॉर्मूला मैं रटवाता हूं किसी भी बच्चे को, सेकंड क्लास के बच्चे को, बट वो इसको क्वेश्चन की भाषा पढ़कर अप्लाई नहीं कर पाएगा जब तक आप उसको बताओगे नहीं कौन कद्दू है कौन बैगन है। तो आपने डेरिवेशन में क्या लिया? अब फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या करोगे? पहला काम, आसमान इधर देख, फिर डाउट आएगा, मार खाएगा तू। किसी भी करंट कैरी वायर की वजह से चाहिए, पहला काम क्या करोगे? सुनो, पहला काम क्या करोगे? उस पॉइंट से वायर पे क्या डालोगे? परपेंडिकुलर। आपके माइंड में आया कि सर पॉइंट ऐसा भी हो सकता था, यार वायर ही नहीं है सामने, तो वायर कैसे एक्सटेंड करता हुआ मानोगे? और पहला काम क्या करोगे बेटा? ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे। दूसरा काम क्या करा था आपने? कि उसी पॉइंट से वायर के फ्रीहेंड्स को जोड़ो।
जोड़ दिया। फिर जो परपेंडिकुलर डाला था ऊपर वाला एंड का एंगल ऊपर जाते हुए मेजर करो और नीचे वाला एंड का एंगल नीचे जाता है। अगर आपने इन दोनों एंगल्स मतलब किसी परपेंडिकुलर लाइन से तो मेजर कर लिए, एंड्स वाली पी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के एंगल मेजर करने। अगर आपने अपोजिट सेंस में जाकर मेजर की है तो आप प्लस साइन के साथ आ रहे हैं, थीटा 1 और थीटा 2, जो आपने साइन पहले ले लिया, डेफिनेशन साइन लिया ना आपने यार, तो आप मैग्नीट्यूड ही डालोगे। अगर मान लो आपने माने मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको तब क्लैरिटी मिलेगी। ध्यान सुनो, जैसे मान लो ये वायर था, तो एक ऐसे कर एक चलो 2 मिनट चलो मैं सबसे पहले जो लोग गंदा क्वेश्चन नहीं कराते वो पहले गंदा करा देगा। ध्यान सुनिएगा, इसमें करंट आ रही थी आई, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट था P और ये दूरी दे रही थी आपको A, ठीक है, और ये एंगल आपको कुछ दिया था 30 डिग्री, कितना दिया था 30 डिग्री, अरे बोलना यार, और ये एंगल आपको दिया था, आपको ये एंगल भी दिया था 30 डिग्री। आपसे बोला इस वायर की वजह से P पॉइंट पे क्या लिखिए मैग्नेटिक। मैंने कहा मुझे लिखनी आती है, मेरे मास्टर ने सिखाई है। मास्टर ने बोला था कि जिस पॉइंट पर निकालनी है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट से वायर पे क्या डालो परपेंडिकुलर। साहब वायर तो है नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया एक्सटेंड कर लिया, वो परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या ये दूरी मेरे फॉर्मूले में R0 का काम करेगी? तो ये दूरी भी निकालनी पड़ेगी, ये दूरी आपको A दे रही है, अरे नो, तो R0 बेटा हमारे फॉर्मूले के साथ कितना हो जाएगा A cos 30। फिर दूसरा काम सर ने बोला था, कि वायर के दोनों फ्री एंड्स को जोड़ो। मैंने साथ लोग ही जोड़ दिया, ये दो पीली वाली लाइन आई। फिर सर ने बोला था कि ये दो लाइंस के एंगल कहां से मेजर करने हैं, परपेंडिकुलर वाली लाइन से। तो मैंने कहा एक एंगल अगर मैं ये बोलूं और दूसरा एंगल ये भी तो बोल सकता हूं, तो एक एंगल आपने क्या लिया है पॉजिटिव, दूसरा क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों लाइंस के एंगल आपने सेम सेंस से डाल दिए। तो एक बच्चा बोलता कि थीटा 1 साहब आपका 30 डिग्री है और थीटा 2 आपका साहब -60 डिग्री। अरे बोलो मतलब उल्टा होगा, ऊपर वाला एंगल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने जो मैंने समझ लिया। थीटा 1 आप क्या बोलोगे 60 डिग्री है और ये कितना है एक नेगेटिव और एक, या रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, मैं साहब को आती नहीं है इसकी दिक्कत होती है। मैंने कहा नहीं, मेरे मास्टर ने जैसे सिखाया वैसे ही करूंगा मैंने बोला ऊपर वाला एंगल ऊपर जाकर मेजर करूंगा, तो वो बोलता कि ठीक है ऊपर वाली लाइन ये है, परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो मैंने कहा ये मेरा हो गया थीटा 1। कितना हो गया, अरे बोलो ना यार, मैंने दूसरी वाली लाइन के एंगल में अपोजिट साइड से जाकर ले मैं कैसे मेजर कर, तो ये थीटा 2 कितना हो गया, बोलो 360 - 30, आंसर सेम ही आए। अब मैंने कहा वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू डाल देते हैं, तो b का फॉर्मूला हो गया v0 अपॉन 4 पाई i अपॉन i तो दे रखा है, और r0 कितना बेटा a cos 30, बोलो sin थीटा 1 √3/2, अरे बोलो माइनस का 1/2, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, थीटा 1 डाला 60 और थीटा 2 डाला -30, और यहाँ पे 330 डालते हैं आंसर सेम नहीं आता। आपको पता है शायद 330 फुल क्वाड्रेंट को पहुंच गया, नेगेटिव तो आने ही आना है, तो मगो तो सही से मगो। अरे हमने ट्राई किया था फॉर्मूला, तो हमें पता था ना मैंने क्या कौन सी चीज मेजर की थी, तो मुझे अब वैल्यू डालना आना चाहिए। दिशा की बात करो, करंट की दिशा में कम किया, पॉइंट की तरफ उंगलियां की, पाम के परपेंडिकुलर किधर जा रहा है अंदर। किसी कोई डाउट कोई भी स्टेप लिखने में, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई प्लस माइनस हो जाए ना मॉड लगा लेना आप खुश। हम तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होता है ना यार, जैसा तो देख रहे हो आप अलग से। लेकिन याद ये रखने वाली बात है कि आपने इन दोनों लाइंस को जोड़ने वाली लाइंस का एंगल परपेंडिकुलर वाली लाइन से मेजर किया, सेम सेंस में डाला, तो एक पॉजिटिव होगे और एक बस इतना याद रखना। बाकी किसको पॉजिटिव लोगे, मैं यहाँ माइनस कर देता प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं मॉड लगा देता। मुझे पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो तुम्हें भी पता होना चाहिए, तभी तो क्लैरिटी मिलेगी। अरे चमका, चलो कॉपी कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करता हूँ। पहला ये क्वेश्चन अपन ने बढ़िया वाला कर लिया, इसमें कंफ्यूजन होता है। मैं पहले से ये अल्फा एंगल लेके कर दूं क्या, ये समझ में आ गया है, आ ही गया, वैसे क्यों टाइम पास करना, और आप अल्फा लेकर कर लेना, थीटा मत लेना उधर से,
अरे हमें एलिमिनेट करना आता है, बस कदम का वेरिएबल चेंज करना आता है, इंटीग्रेशन के कोई है। यहाँ से मेरे लिया है भैया 90 होएगा, समझ में आई मेरी बात। और ये वाला पॉइंट पे जाते हैं, अरे आपने थीटा क्या लिया है पहले ये तो समझो। वायर और पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन का वर्टिकल से है, वायर से, उससे सूचना होता है बेटा, समझ में आई बात। बोलिए वो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, वो तो बताओ नहीं। ये वाला पॉइंट आपका जब यहाँ पर पहुँचता, ये वाला वायर ये वाला पॉइंट पहुँचता तो ये लाइन बनती, अरे बनती नहीं बनती, तो ये वाला एंगल आता, और ऊपर वाले के लिए ये वाला एंगल आता। ये वाला एंगल आप सेंस देख ही रहे हो, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो वही एंगल आ जाते हैं अपने आप पे, क्योंकि जो तुम लिख रहे हो ये एंगल जो थीटा 1 लिख रहे हो, ये थीटा 2 लिख रहे हो, यहाँ पर sin की टर्म आ रही थी, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा 2 हो जाता, फिर माइनस का 90 प्लस थीटा 1 इस टाइप का, समझ गए ना, तो वही होता है। हो गया, तो पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया थीटा में, लेकिन मैं थीटा भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, अल्फा में। मुझे दिख रहा है ज्योमेट्री से अल्फा को हम थीटा के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा जल्दी करूँ मैं, 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ प्रैक्टिस, एक दो क्वेश्चन हो गया। अभी फॉर्मूला याद रखना है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर दूरी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 कहां से मेजर किए हैं, उस पॉइंट से बाहर के फ्री एंड को जोड़ो, पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो, क्योंकि दो लाइन के बीच का एंगल मेजर करते हैं तो एक लाइन कौन सी फिक्स हो गई, परपेंडिकुलर वाली, दूसरी एंगल पॉइंट और एंड को जोड़ने वाली लाइन होगी, दोनों एंगल सेंस में मेजर किए, तो ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव, अपोजिट सेंस में किए दोनों पॉजिटिव, क्योंकि आपने डेरिवेशन में वही ध्यान रखा था, बस यही कहानी है। हो गया, करिए। ये अल्फा किसके लिए दिखाया है, एलिमेंट वाले के लिए, है ना, लेकिन हमारा अल्फा की डेट क्या है कि मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ, तो मैंने कहा माइनस थीटा 1 से लेकर प्लस थीटा 2, माइनस थीटा 1 से लेकर प्लस थीटा 2। एक एंगल आपने मेजर किया, अरे इसे देखो, ये एंगल तुमने इधर जाकर मेजर किया, कौन सा सेंस है ये, एंटी क्लॉक, ये वाला एंगल इधर जाकर मेजर किया, तुम्हें उसके हिसाब से वैल्यू डालनी, सुनते रहना, और जब बताता हूँ सुना करो, तुम्हारी मैंने एक टोटल नोटिस की है। तो जब आप पहले से साइन डाल चुके हो, ठीक है, तो मुझे साइन नहीं डालने हैं, लेकिन तब नहीं डालने हैं साइन जब मैं ऐसे ही एंगल मेजर करूं जैसे डेरिवेशन करते टाइम किए थे। सिंपल सी बात नहीं है यार, और एंगल अगर 30 डिग्री और -30 डिग्री सेम सेंस रखते तो काहे डिफाइन किया गया था 30 और -30? सेंस का ही तो दिक्कत था, मैं बोलूं 30 डिग्री पे गोली चलानी है ना, चलानी ऐसे भी 30 चला, ऐसे भी कांड हो जाता। अरे मजाक मत लो, एक सच्चाई बता रहा हूं। अरे यहाँ पे बैठा होता वहां पर तो सोचिए मान ली थी, डिफरेंस है ना, तो ये 30 है तो इसका मतलब ये -30 है, मतलब ये क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्लियर है आपका। अब अगर मान लो, अब ध्यान सुनना, अब इसी अल्फा की लिमिट सेम इधर सभी लोगों पर, इसी अल्फा की लिमिट एक बार डालते थीटा 2, अरे बोलो, और इसी का एंगल मैं ऐसे जाकर मेजर करता इस वाली लाइन से, ये वाला 360 माइनस थीटा 1, तो अपने आप एक माइनस आ जाता, माइनस 30 sin 2 पाई माइनस थीटा 1 कितना होता है, माइनस का sin थीटा, तो माइनस तब आ जाता। अरे समझे क्या? तो मैंने बोला जब आपने डेरिवेशन किया था तो आपने ये एंगल्स अपोजिट सेंस में मेजर किए थे और आपने साइन पहले डाल दिया है, तो आप जब एंगल अपोजिट सेंस में मेजर करोगे तो ओनली एंगल्स के मैग्नीट्यूड लोगे, और मैंने सेम सेंस में मेजर करोगे तो एक पॉजिटिव लोगे क्योंकि एक पॉजिटिव आता है, और दूसरा क्या आता है
नेगेटिव अब बार-बार डेरिवेशन थोड़ी करने बैठेंगे, अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। अरे समझा क्या? क्लियर हो गया तुम्हारे लिए? कोई बात नहीं, अगर ऐसे डाउट आया है तो पूछा करो। हो गया? चलो क्वेश्चन के आंसर ये बताइए। आप ये पूरा लिखिएगा, है ना? ये दोनों एंगल लिखिएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, थीटा 1 थीटा 2 में सेम सेंस में मेजर करता, सेम सेंस में तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और अपोजिट सेंस में तो दोनों पॉजिटिव। अपने आप मैथ्स सेम चीजें उगल कर देंगे। आपने जिस सेंस में चीजें डेरिवेशन की है उसी सेंस में डालो, चीजें खत्म कहानी। पहले क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन क्या था? फोटो सोल्यूशन की फोटो अलग। क्वेश्चन ये है, एक करंट कैरिंग वायर है, ये दूरी आपको a दी है, ये पॉइंट B है, ये एंगल 30 है, और ये वाला ऐसे डॉट डॉट कर ये भी 30 है। क्वेश्चन लिखिएगा पहले, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P, उसके बाद फोटो बनाइएगा सॉल्यूशन की। टाइम हो गया, 2 मिनट बचे, कर लो, कॉपी कर लो। आज क्लास है क्या मेरी? क्यों भाई? स्पीड है ही नहीं। रेगुलर क्लास में कोई नहीं स्पीड। ये क्या बता रहे हो? वॉलेट से बीसी से है, ठीक है? सेटरडे को बुला लो। हो गया भाई, आगे बढ़ जाओ। थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। अरे फिर बार-बार बताना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करो यार। तो थोड़ा पेन नहीं चलाएगा। मैंने जानकर पहला क्वेश्चन ऐसा कराया है जिसमें सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाले जल्दी पूछ पाएंगे। ये जो डाउट है सब आगे क्या याद रखना है? वही 3 बात है। जिस पॉइंट पे निकालना है परपेंडिकुलर डालो वायर, फिर उसी पॉइंट पे से वायर के क्लियर जोड़ो, फिर जोड़ने वाली लाइन दो मिलेंगी, आपको उन्हीं का एंगल मेजर करना है परपेंडिकुलर वाली लाइन से सेम सेंस में, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अपोजिट सेंस में एंगल मेजर किए जाकर तो एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव। यहाँ लिखना क्योंकि मैंने ये P है, ये A है और ये B है, और ये मान लो परपेंडिकुलर डाला तो M है, तो PM लाइन से मेजर करना था AP और BP का एंगल। तो AP और BP का एंगल PM लाइन से मेजर करोगे तो यही आपके रेफरेंस लाइन में डेरिवेशन के टाइम पर, तो रेफरेंस लाइन तो ये थी ना डेरिवेशन के टाइम पर। जो मैं बताऊंगा वो फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने हैं। करंट इनफाइनाइट वायर है, मतलब वायर ये करंट आप ले लेना, मैं हेडिंग नहीं डालता मैं। ये P पॉइंट है और ये आपकी दूरी मान लो यहाँ से कितनी थी 8 नॉट थी। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? पहला काम इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर डाल दिया, दूसरा काम वायर का क्लियर सभी लोग बोर्ड पर। आपको पता है दो पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट में मिलती है जाकर, लेकिन सच्चाई ये किसी ने जाकर नहीं देखा है वहां पर, इसलिए हम जस्ट मान रहे होते हैं। आप बोलोगे कि ऐसा होता है तो मैं बोलूं तू बता कर बता ऐसा होता है। अब समझिए ना, जुली सरकार चल रही है चीजें समझने के लिए और समझाने के लिए, नहीं तो जिद करोगे कि ऐसा होता है तो हर चीज ऐसी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मैं बोलूं तुम हो, इसका भी मुझे डाउट है, या मैं हूं इसका भी मुझे डाउट है। अरे ये तो सब ज्यादा हो जाएगा वो देख रहा है बोला है ना, हो सकता है किसी मतलब किसी और चीज के लिए हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, वो वाली बात है। हमारी दुनिया में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या देखो ये वाला एंड, अरे इधर इधर इधर, फिर ये वाले एंड को बुलाने वाला लाइन ये होगी, इस वाले एंड से बनाने के लिए पहले जाना पड़ेगा, तो अंत में मिलेंगे जाकर, और ये वाले के लिए भी ये होगी। ये एंगल थीटा 1 बेटा 90, थीटा 2 बेटा 90 को वैसे सेंस में मेजर किया है, प्लस ही बोलेंगे। अरे मैं को ध्यान फोटो में तो प्लस ही बोलोगे, डालोगे क्या तो तुम्हारी मर्जी। अरे बोलो तो कितना आ गया? b नॉट I अपॉन 4 पाई r नॉट sin 90 प्लस sin 90। ये फार्मूला याद रखना, b नॉट I अपॉन 2 पाई r।
दिशा बताइए भैया, करंट की दिशा में थंब किया, उंगलियों को पॉइंट की तरफ एक्सटेंड किया, किधर जा रहा है पाम, अंदर, पाम के परपेंडिकुलर, मैंने इधर आ गई अंदर, ठीक है। अब कई बार आपको इस तरीके से करंट ऐसे दिखा दी जाएगी, करंट, इसका मतलब क्या है, एक मिनट ऐसे क्रॉस और आई बना दिया, इसका मतलब करंट इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर वायर है पहली बात तो, और उसमें करंट किधर जा रही है, अंदर। तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, ठीक है, कितनी होगी, इनफाइनाइट वायर है, तो क्या सकता है, करंट की दिशा में थंब, पॉइंट की तरफ उंगलियां 90 डिग्री में मोड़ दो या पाम के पकड़ दे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आती, नीचे, कितनी आती, सेम v0 I अपॉन 2 पाई का। अरे समझे क्या, डॉट करंट के वाले जो रखा है वो प्लेन ऑफ बॉडी के परपेंडिकुलर रखा है, और दिशा उसमें करंट की किधर है, बाहर की तरफ। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, करंट कैसे, पॉइंट वहां पर, पाम के परपेंडिकुलर है ऊपर, कितनी होती, v0 I अपॉन 2 पाई r। क्या समझे क्या यार, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट वायर, ये ऊपर अनंत जा रहा है, ये पॉइंट यहीं पर है, सेमी मतलब इसके लिए एक फाइनाइट दूरी पर है और एक इनफाइनाइट दूरी पर है दूसरा है। क्या काम बताया था आपको, बताइए, पहला काम परपेंडिकुलर डालिए, पहला काम क्या, परपेंडिकुलर, अरे बोलो ना यार, डाल दिया। दूसरा काम बेटा क्या बताया था कि पॉइंट से लाइन के पीरियड शुरू हुए, तो ये वाला लाइन क्या ऊपर वाले एंड को गेंद लेके जाकर दूसरी लाइन दूसरे वाले एंड से जोड़िए, क्या वाली लाइन बेटा आपकी ये मिल जाएगी, बोलो ना यार। अब इस पीली वाली लाइन और इस रेड वाली लाइन का कहां से एंगल मेजर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर वाली लाइन मींस ब्लू वाली लाइन, तो एक एंगल हो गया आपका थीटा 190 और दूसरा एंगल क्या वहीं के वहीं खत्म हो रहा है। आंसर क्या आने वाला, v0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r0 sin 90 प्लस sin 0। क्या चमका, ये कितना आया, v0 I अपॉन 4 पाई r0। क्या ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे हम लोग। अब ये बकवास वाली बातें आप मुझसे कर लिएगा, ये यहाँ पर मैं दे दूं, ये पॉइंट P है, ये दूरी दे दी 3 मीटर, ये दूरी दे दी 5 मीटर, ये दूरी दे दी 4 मीटर, और करंट दिया इसमें 4 एम्पीयर। क्या दे दिया, 4 एम्पीयर। और आपसे पूछा इस करंट कैरिंग वायर में से हमने इंटीग्रल बताइए, क्या आप कर पाएंगे, यस सर, कर पाएंगे ना पक्के से, यस सर, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं। क्या लिखोगे, पहले परपेंडिकुलर डालोगे, फिर परपेंडिकुलर की दूरी निकालोगे, वो दे रही है, दूसरा काम ऐसे जोड़ोगे, एक एंगल ये काम का θ1 है, दूसरा एंगल θ2, और निकाल लोगे क्या, θ1 बता दो जल्दी से जल्दी, 5/3 सही है क्या, 5/3 आ रहा है भाई, 5/3 है ना, tan θ1 तो निकालना पड़ेगा। ये 5 1 3 है, कितना हो जाएगा बताओ, 25 और 9 34 सही है ना यार। तो sin थीटा, एक sin θ1 की वैल्यू कितनी लिखते हैं आप, 5/√34। अरे बोलो ना यार, ये 4 है, ये 3 है, तो कितना होगा 5। तो sin θ2 की वैल्यू क्या लिखते हैं बताइए, 4/5 फॉर्मूला लगाना है, μ0 अपॉन 4 I 4 एम्पीयर I अपॉन r0 3 मीटर, sin θ1 √34, sin θ2 4/5, दिशा अंदर, किसकी वैल्यू, वही तो है, यहाँ नहीं डाली है, सॉरी तुम डालो, क्या करना है बस जल्दी बोलो, 5/√, जो आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, बनाया क्वेश्चन, ठीक है। टाइम हो गया है।